हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। अभी तक आपने अगर पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धावन सोडा और इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, यानी कि कैसे उपयोग इसका किया जाता है, और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके बाद से कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो बेसिकली ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और उसके बाद से मैं वन शॉट वीडियो भी आपके लिए पब्लिश करूँगा और साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी अभ्यास प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। धावन सोडा, देखो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, Na2CO3। इसी Na2CO3 को हम कहते हैं धावन सोडा, लेकिन इसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O के होने चाहिए तब, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का 10 मॉलिक्यूल्स के साथ जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। क्लियर है? तो देखो लिखा भी है Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा। अन्य रासायनिक नाम जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड Na2CO3 से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते थे तो हमारा क्या मिलता था? सोडियम कार्बोनेट मिलता था। फिर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हम धावन सोडा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलाइज अगर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा धोने का सोडा। ठीक है? और धोने के सोडा का नेचर कैसा है? तो ये क्षारीय लवण है। ध्यान देना है, ये क्षारीय लवण है। हमने बताया भी था कार्बोनेट वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। अब देखो हमने ले लिया है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और इसको H2O के साथ हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देते हैं और जैसे इसको H2O के साथ मिलाओगे तो ये Na2CO3 और डॉट में 10H2O मिल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। ठीक है? अब देखो यहाँ नीचे लिखा भी है कि 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह H2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। देखो कह रहा है कि धावन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा इंग्लिश में कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट का एक हाइड्रोजनेटेड रूप है। हाइड्रोजनेटेड रूप कैसे? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 कहते हैं और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O लेते हैं तो इसी को हाइड्रोजनेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है? जिसे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10 को क्या कहते हैं? डेका कहते हैं और H2O को कहते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें 10 पानी के अणु H2O सोडियम कार्बोनेट से बंधे होते हैं, जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में दिख रहा है। कह रहा है कि H2O का क्या आकार है? पहला हाइड्रेशन। H2O का कार्य क्या है? हाइड्रेशन। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए पानी के अणु इसे हाइड्रेटेड बनाते हैं, जो धावन सोडा को अपने ठोस क्रिस्टल रूप में बनाए रखते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले में जो मैं यहाँ लिख देता हूँ Na2CO3 डॉट में 10H2O, तो यहाँ पे H2O का सिर्फ इतना ही काम है कि इसके क्रिस्टलीय रूप को ये ठोस बनाए रखता है, यानी कि वो क्रिस्टलीय रूप में बरकरार रहता है सिर्फ इस 10H2O मॉलिक्यूल्स के कारण। और इसको पढ़ते क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है? कह रहा है कि भौतिक गुणों पर प्रभाव, H2O की उपस्थिति धावन सोडा को एक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बनाती है। बस इसका यही समझ लो काम है कि ये ठोस और क्रिस्टलीय रूप बरकरार रहता है और अगर पानी को हटा दिया जाए तो उष्मा देने पर यही सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी कि अगर इसको गर्म करेंगे तो ये तो भाप बन के बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा? सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बचेगा, जो कि एक पाउडर रूप होता है। जल रहित हाइड्रेटेड रूप धावन सोडा पानी में घुलकर इतना प्रतिक्रियाशील नहीं होता और इसका उपयोग घरेलू कार्य जैसे कपड़े के धोने में किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर इसका हाइड्रेटेड रूप हो तो अगर इसको पानी में डालोगे तो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो ईजिली हम इसको घुलाकर कपड़े धुलने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली क्या है? आर्द्रता बनाए रखने के लिए और इसका ठोस क्रिस्टलीय रूप बरकरार रहता है H2O के कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको आंसर मिल गया होगा।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग रसायन है। ठीक है, धोने के सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स, जिसे कि सोडियम यौगिक के उत्पादन में करते हैं, यानी कि बोरेक्स के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी कठोरता, घरों में साफ़ सफाई, फिर बोरेक्स बनाने में, कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? तो उसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वाथ नली में गर्म करिए। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक परख नली लिया है, इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया और ये बिल्कुल सूखा है और इसको धीरे धीरे स्प्रिट लैंप की सहायता से यानी बर्नर की सहायता से हम गर्म करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही गर्म करोगे तो आगे देखो क्या होता है। क्वाथ नली में जल की बूंदें नज़र आती हैं। ये कहाँ से आईं? गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का रंग नीला वापस आ जाता है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन को रखा हूँ। देखो कह रहा है कि शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। जो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रूप है ना, अब क्रिस्टल रूप क्यों है? क्रिस्टल रूप इसलिए है क्योंकि इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स इसमें छुपे होंगे, तभी ये क्रिस्टल रूप में बरकरार है, नहीं तो ये क्रिस्टल रूप में नहीं होगा, पाउडर के रूप में होगा। तो जैसे ही इसको गर्म करोगे तो यही H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसमें 10H2O नहीं होता है, बेसिकली H2O होता है, कि मॉलिक्यूल्स उससे अलग हो जाते हैं और यही कारण है कि परख नली में ऊपर जल की बूंदें लग जाती हैं। ठीक है, जल हट जाता है, लवण का रंग श्वेत हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा। तो ध्यान देना है, पहला कॉपर सल्फेट का रंग नीला था और जैसे ही हमने इसको गर्म किया, नीला से किस में बदल गया, ये सफ़ेद में बदल गया। क्लियर है? यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला वापस हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कॉपर सल्फेट से जल बाहर निकल गया है और वापस से उसमें जल की बूंदें मिलाओगे तो वापस से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टली रूप हो जाएगा और जैसे ही क्रिस्टली रूप हो जाएगा तो वापस से सब श्वेत से कौन सा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। क्लियर है? आगे कह रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्रिस्टलन का जल क्या कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, क्रिस्टलीय रूप में बरकरार रखने के लिए जो जल के अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट का हमने सूत्र लिया है ना, इसमें 5 अणु उपस्थित होते हैं। इसको हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं और इसमें क्रिस्टलीय रूप है तो H2O के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी हमने देखा था जो धावन सोडा है उसमें क्या था, उसमें हमारा 10 मॉलिक्यूल्स थे H2O के, यानी कि जल के 10 बूंदें थी, 10 इसमें इकाइयाँ थी या फिर अणु कह सकते हैं। ठीक है, उसका रूप यहाँ पे सामान्य सूत्र लिख दिया है। कह रहा है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु जो है आर्द्र हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है भैया H2O है ना, तो आर्द्रता इसमें बरकरार रहेगी। जिप्सम एक अन्य लवण है, ध्यान देना है, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम में अगर आपसे पूछता है क्या जिप्सम में क्रिस्टलन का जल होता है, तो बिल्कुल जिप्सम में भी क्या होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। तो जिप्सम का सूत्र अगर पूछ देगा तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिप्सम, इसको भी हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, बट इसमें H2O के जो अणु होते हैं ना वो 2 होते हैं। अभी हमने जो कॉपर सल्फेट देखा है, कॉपर सल्फेट में इसमें 5 अणु होते हैं क्रिस्टलन के, लेकिन अगर वहीं 2 अणु अगर जल के हो जाएंगे तो इसी कॉपर सल्फेट को हम जिप्सम अब नाम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, लवण में उपयोग पर ध्यान देते हैं। अब देखो अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है कि जिप्सम को, यही जो कॉपर सल्फेट में 2 अणु जो जल के हैं उसको जिप्सम कहते हैं। इसी जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म किया जाएगा
तो जल के अणु का ये त्याग कर देगा और कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं है, यहाँ मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जिप्सम जो है ना, इसमें हम कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट नहीं लेते हैं, ये थोड़ा सा मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया हूँ। यहाँ पर आप कैल्शियम सल्फेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिप्सम के फॉर्मूले में कैल्शियम सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट नहीं होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है 2 मॉलिक्यूल्स जल के साथ। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करने से बनाया जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो गर्म करोगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे, तो H2O जो होते हैं वो उसका त्याग कर देता है, और जब H2O त्याग कर देगा तो सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से H2O का त्याग नहीं कर पाता। कैसे, इसमें से देखो 3/2 हिस्से जो है ना इसके बाहर निकल जाते हैं, और 1/2 हिस्सा यानी आधा हिस्सा H2O का बच जाता है। तो आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो अर्ध हाइड्रेटेड कहने का मतलब है आधा हाइड्रेटेड होता है, और हाइड्रेटेड का मतलब H2O, तो आधा H2O उसमें बच जाता है, जिसको हम हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, हेमी हाइड्रेट कहते हैं। तो बन क्या जाएगा, तो कॉपर सल्फेट तो होगा, H2O के हाफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर अगर गर्म किया जाता है तो इसमें जल के अणुओं का ये त्याग कर देता है, जिसके वजह से कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट बनाते हैं, या फिर हेडी हाइड्रेट यौगिक बनाता है, और यही कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेटेड अणु जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसका उपयोग डॉक्टर जो हैं वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग प्लास्टर करते हैं ना, हाथ वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर करने में इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ है जो जल मिलने पर पुनः जिप्सम बना लेता है। जैसे ही इसमें जल मिलाओगे ना तो ये वापस से क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, यानी कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बना लेगा उसके साथ, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो जब भी हेमी हाइड्रेटेड होगा ना, हेमी हाइड्रेटेड कहने का मतलब 1/2 H2O, अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हो तो ये वापस से क्या बना लेगा, ये वापस से जिप्सम बना लेगा। यही हमारा क्या है, जिप्सम है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaCO4.12H2O, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, प्लस में इसको बेसिकली 3/2 H2O कह सकते हो। 1/2 कहने का मतलब है कि ये 3/2 H2O है, तो 3/2 और 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये वापस से क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड 2 मॉलिक्यूल्स अणु के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। कह रहे हैं कि केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है, केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, तो आगे बताया गया है कि जो कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई सूत्र जल है जो हैं वो एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है, सजावट का सामान, फिर सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पहला तो ये डॉक्टर हड्डियाँ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, और सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ नीचे रखा हूँ। देखो कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट जिसको हम हेमी हाइड्रेट के साथ, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र आपने देख लिया था। उसके रासायनिक सूत्र को हालांकि यहाँ सही से नहीं लिखा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, CuSO4 डॉट में हाफ H2, इसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट का प्रत्येक 2 अणु के साथ केवल एक पानी का अणु जुड़ा होता है, इसलिए इसको हेमी हाइड्रेटेड कहते हैं। अब बताओ 2 अणु के साथ एक अणु, यानी 2 की तुलना में उसका आधा ही तो जुड़ रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेमी हाइड्रेटेड कहते हैं, जिसमें हेमी का अर्थ आधा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हेमी हाइड्रेटेड पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो लास्ट लाइन था ना, ये आपको याद हो गया होगा, पता चल गया होगा, ठीक है, कि आधा जो अणु होता है वो कैसे क्रिस्टलन जल के साथ जुड़ा होता है। अब फिर कह रहा है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि हेमी हाइड्रेटेड के रूप में जो कॉपर सल्फेट है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका
इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेमीहाइड्रेट के इस रूप को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका नाम पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि पेरिस जो कि फ्रांस में है, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, जहां जिप्सम के बड़े भंडार उपलब्ध थे। तो फ्रांस के पेरिस में इसका उत्पादन ज़्यादा होने के कारण इसी प्लास्टर को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने लगे। यानी है तो नाम जिप्सम ही, लेकिन एज ए प्लास्टर इसका यूज़ होने लगा, इसलिए कहा जाता था वो प्लास्टर जो पेरिस का है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इन प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि ये प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो आपको यहाँ उत्तर मिल जाएगा। CaOCl2 को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, O को ऑक्सी, क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो इसका आंसर है कि पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है वो है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, CaOH का ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। इसके लिए आप समीकरण क्या लिखोगे, CaOH का ट्वाइस और इसमें Cl2 गैस मिलाओगे तो ये बना लेगा CaOCl2, और इसके साथ ही साथ हमारा H2O बनता है। अब बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ एक ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ 2 है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, यानी कि ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो इसको लिखने के बाद आप ये बैलेंस रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोडियम यौगिक जो है वो कठोर जल को, सोडियम का यौगिक, यानी कि अगर कठोर जल को मृदु करना है तो सोडियम वाले यौगिक का प्रयोग करते हैं। और कौन से सोडियम वाले यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ उपयोग करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि सोडियम हाइड्रोजनेटेड के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन के विलयन को गर्म करना है। तो सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन, यहाँ देखते हैं आंसर, कह रहा है कि जब भी सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट और जल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। जब इसको गर्म करोगे तो पहले तो बनेगा Na2CO3, फिर बनेगा H2O, फिर बनेगा CO2, यानी कि सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब बैलेंस करने के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ 2 सोडियम है तो इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन भी हमारा 2 है तो यहाँ कार्बन 1 दिख रहा है और 1 कार्बन यहाँ है तो 2 कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन तो 3 और यहाँ 3 ऑक्सीजन तो 6। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन लिख लेना है। क्या क्या लिखना है, सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन को गर्म करने पर या सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है और इसके लिए रासायनिक सूत्र ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करने पर समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से जल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जिप्सम बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो देखो उसके लिए अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया करने से वापस से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए अभिक्रिया लिखोगे तो CaCO4 डॉट में हाफ H2O, इसको वाटर के साथ अभिक्रिया कराना है तो ये बन जाएगा उल्टा हो गया, ये SO4 है ना, CaSO4, तो CaSO4
और डॉट में 2H2O, क्योंकि जिप्सम के लिए फॉर्मूला 2H2O है। अब ये बताओ यहाँ आधा है और आधा को हमको 2 बनाना है, तो जाहिर सी बात है 1/2 मॉलिक्यूल्स तो ही तो ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली इसके जगह पे 3/2 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये उसका था रासायनिक सूत्र। तो हमने क्या किया है, अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको कवर कर लिया है, और उसके बाद से हमारा अगला है कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अम्ल क्षार सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। फिर आगे है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। विलयन में H+ आयन के निर्माण का कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और विलयन में अगर OH आयन है तो इसके कारण पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होगी। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, साथ ही संगत लवण का भी निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है और एक लवण का निर्माण होता है। ये दोनों लाइन एक तरीके से एक ही है, जिसका ऋण आयन एक धातु और ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्माण होता है। कह रहा है कि जब किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह एक संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ जल उत्पन्न करता है, जैसे अभी हमने ऊपर वाला अभिक्रिया देखा। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में तोड़ जाते हैं या फिर निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH की वैल्यू 0 से लेकर 14 स्केल के बीच में इसका उपयोग करके किया जाता है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप बताता है। 7 से कम है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, 7 से अगर ऊपर है तो हाइड्रोजन आयन कम है। एक उदासीन विलयन के pH मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है एवं क्षारकीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है, जो कि 7.2 से 8.6 के बीच में। आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार वीडियोस को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं, ये उदासीन अभिक्रिया है। उदासीन अभिक्रिया हमने भी देखा था। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहा जाता है। तो कोई भी क्रिस्टल अगर बनाना है तो उसके विलयन में जल के अणुओं को मिला दीजिए, वो क्रिस्टलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं, जैसे कि हमने धावन सोडा को देखा था, बेकिंग सोडा को देखा था, फिर हमारा क्या बोलते हैं व्यंजक चूड़ को देखा था, फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न के सारे क्वेश्चन को एक सिंगल वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उसके पहले इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अन्य दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।